सब, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। आप मन में सोच रहे होंगे कि सर आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में जानेंगे। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन। जैसे आपने 11वीं में पढ़ा होगा क्या, गैसों के अणुगति के सिद्धांत के विषय में, तो जो गैसों के नियम को पालन करता हो उसको हम क्या कहते हैं, गैसों के नियम। मतलब कौन से नियम, बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और प्रेशर टेम्परेचर नियम, ये सब नियम को पालन करते हो वो आदर्श गैस, और जो पालन नहीं करते वो अनादर्श गैस। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम कैसे जाने कि राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम के बारे में हमने आपको सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 02 और सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 03 इसमें आपको बता दिया है। आप इसका टाइप कर लेना साइंस एकेडमी करके, वहां पर आपको मिल जाएगा ये आपको वीडियो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब सबसे पहले इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है, विलयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो विलयन क्या होता है, तो विलयन जो होता है ये दो प्रकार के विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि हम कहें हमारे पास एक प्योर लिक्विड ए था, हमारे पास क्या था, प्योर लिक्विड ए था, शुद्ध द्रव ए था, शुद्ध द्रव क्या था, ए था। तो इसके पूरे सरफेस पर क्या होगा, ए ए ए और क्या ए, ठीक ठीक। दूसरी बार हम ले लेते हैं एक और लिक्विड, ठीक, दूसरी बार हम ले लेते हैं कौन सा लिक्विड, एक और लिक्विड जो हमको कहते हैं प्योर लिक्विड बी, जिसको हम शुद्ध द्रव बी के नाम से जानेंगे। और इसके सरफेस पर क्या होगी, बी 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 और ये बी, ठीक, बी की वजह से। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, छपाक छुपू करके इनको आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा सॉल्यूशन यानी कि विलयन। क्या बन जाएगा अपने पास, विलयन, ठीक, क्या बनेगा, विलयन। और विलयन में क्या होंगे, ए होंगे, बी होंगे, ए होंगे, बी होंगे, ए बी, ए और बी, अरे बस कर भाई, ए और बी होंगे और ये क्या है, विलयन, ठीक, ये क्या है हमारा विलयन। अब इस विलयन में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, ए और बी के अणु आपस में मिल करके आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। मान लेते हैं कि इसका आयतन कितना रहा हो, V1 रहा हो, इसका आयतन कितना रहा हो, V2 रहा हो, और इसका आयतन हम मान लेते हैं VF रहा हो। अब बातें करते हैं कि सर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन कौन होते हैं। तो राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है इनके पहचानने का कि कौन होगा आदर्श और कौन होगा अनादर्श। पहला नियम तो आप जान चुके हैं, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम तो समझ गए होंगे, बट राउल्ट के नियम के अलावा भी कुछ चीजें हैं। जैसे कि हम कहें कि इनका जो आयतन है, इनका जो आयतन है यानी कि जो डेल वी मिक्सिंग, मतलब डेल वी मिक्सिंग का जो मान है ना, ये कभी क्या होंगे, बराबर होंगे V1 प्लस V2 के। डेल वी का जो मान है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या हो सकता है 0 ना भी हो। इसी के बारे में तो हम जानेंगे। अभी तक आप क्या समझते थे कि जैसे कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ते थे तो क्या होता था, विलयन के मतलब कोई भी गैस दिया होता था या कोई भी द्रव दिया होता था, जैसे कि 20 ml का ये द्रव दिया है, दूसरा ml हमको 30 ml का दिया, दोनों को मिला दिए, हमको बन गया 50 ml। दोनों को मिलाने पर क्या बन गया, 50 ml। हम यही जानते थे, हम सभी विलयन को क्या ले लेते थे, आदर्श विलयन ले लेते थे। लेकिन हम इसमें इस चैप्टर में समझेंगे कि ऐसा भी होता है कि हम दोनों को मिलाएं और 50 ml से कम भी हो जाए और 50 ml से ज्यादा भी हो जाए, यानी कि 20 और 30 मिलाने पर 50 भी हो जाए, या 50 से कम भी हो जाए, या 50 से ज्यादा हो जाए। यही तो इस चैप्टर की क्या है, खूबसूरती है। यानी कि ये जो डेल वी मिक्सिंग है, यानी कि दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद, दोनों द्रवों को मिलाने के पश्चात, दोनों द्रवों को मिलाने के पश्चात का क्या है, वो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। तो यानी कि ये हमारा जो डेल वी का मान है ये क्या होगा, डेल वी यदि हम कहें तो ये किसके इक्वल है, डेल वी कहें यदि हम तो किसके इक्वल है, तो ये है VF माइनस V1 प्लस V2 के इक्वल, जहां V1 और V2 इनका आयतन है और VF किनका आयतन है, इनका। तो हो सकता है ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है आयतन में बराबर ना हो। यदि आयतन इनका डेल वी का मान यदि क्या होता है, 0 होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन।
डेल वी का मान मिक्स का मान 0 नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। ठीक है। दूसरी बात, डेल वी के बारे में जान लिया सर। दूसरी बात डेल एच मिक्सिंग। डेल एच क्या है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, 11th क्लास में पढ़ा था आपने। तो हो सकता है इसका मान 0 हो सकता है इसका मान 0 ना हो सकता है। अब डेल एच क्या है, ये हमारा क्या है, एंथैल्पी। जानते होंगे एंथैल्पी मतलब क्या, हीट। अब ये हीट क्या है सर, हीट क्या है, हीट के बारे में आप जानते हैं कि सर उष्मा एक प्रकार की क्या, ऊर्जा। तो हो सकता है चेंज इन एंथैल्पी क्या हो, 0 हो। 0 हुआ तो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। 0 नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। अब डेल एच है क्या सर, इसके बारे में चाहिए तो समझते हैं कि इनके बीच का, जैसे कि मैं कहूं इस द्रव में ए और इस द्रव में कहूं बी और इस द्रव का यदि हम इनको तोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में, यानी कि एक इंटरेक्शन कहो या परस्पर क्रिया कहो, बंध कहो, एक ही बात कहो, तो इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए उष्मा क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। यानी कि यहाँ उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। उष्मा क्या होती है बच्चों, अवशोषित, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होता है। यहाँ भी बी के बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हमारा उष्मा क्या होगा, अवशोषित। उष्मा क्या होगा, अवशोषित। उष्मा क्या होगा, अवशोषित। यानी कि ए के बॉन्ड है, ये आपस में जुड़े हुए थे, तो इनको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। यानी कि दोनों के बीच क्या होगा, ब्रेकअप होगा। और वही बात करें विलयन में, तो विलयन में क्या हुआ, ए का मॉलिक्यूल था, इधर बी का मॉलिक्यूल था, टूटा हुआ था। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। और जुड़ने के दौरान क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ऐसा करें, हीट रिलीज होगा ऐसे, है ना। तो इनके बाद क्या होगा, ए और बी के बॉन्ड फॉर्मेशन से, यानी कि इनके बंध बनने से क्या होगा, हीट रिलीज होगा। क्या होगा, हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज मतलब उष्मा मुक्त होगा, उष्मा मुक्त होगा, उष्मा मुक्त होगा। अब यदि इनका हीट जो एब्जॉर्ब हुआ और इसका हीट, मान लेते हैं कि मान लो इसका 20 जूल उष्मा लगा होगा, मान लेते हैं इसका 30 जूल उष्मा लगा होगा। यदि दोनों का जो उष्मा है, यानी कि इसको तोड़ने में 20 जूल उष्मा, इसको तोड़ने में 30 जूल उष्मा, और इनके बनने में भी यदि 50 जूल उष्मा लगती हो, 50 जूल तोड़ मतलब इनके बनने के बाद 50 जूल उष्मा मुक्त होती हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अनादर्श विलयन है। कैसा विलयन, सॉरी, आदर्श विलयन है। कैसा विलयन है, आदर्श विलयन है। यदि नहीं, यदि इसका मान 50 जूल से छोटा हुआ या 50 जूल से नीचे हुआ या 40 जूल हो गया, तो हो सकता है 40 जूल भी हो जाए, है ना, या हो सकता है 60 जूल भी हो जाए। यानी कि डेल एच का मान 0 नहीं होगा। यानी कि इनको तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगी है, हो सकता है ज्यादा लग गया होगा, बनने से उसमें ज्यादा निकल गया होगा, हो सकता है बनने में कम ऊर्जा निकल गया होगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अनादर्श विलयन। क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट हम समझते हैं इन्हीं के बारे में कि तीसरा पॉइंट क्या, कि सर इंटरेक्शन, यानी कि इसके बारे में समझ लेते हैं कि आकर्षण बल के बारे में। डेल एच क्या है करके पूछा जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि डेल एच क्या है, यहाँ पर ये बता सकते हैं कि उष्मा, ये मिक्सिंग उष्मा अवशोषित या उष्मा मुक्त हुआ वो, माइनस उष्मा जो अवशोषित हुआ वो, इसके इक्वल होगा। तो यदि ये दोनों बराबर हुए तो मान क्या हो जाएगा, 0, और वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। और 0 नहीं हुआ, किसी का मान ज्यादा हुआ, किसी का मान कम हुआ, तो हो सकता है वो क्या हो जाए, हमारा क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। कितने पॉइंट समझे, 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट इसी में समझते हैं। तो कुछ बातें हैं जिनको मिटानी पड़ेगी हमको। चलो ऊपर के पॉइंट्स को मिटाते हैं, है ना, नोट कर लो, नोट कर लिए। तीसरा पॉइंट हम यहीं कहीं लिख लेते हैं। चलो तीसरा पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने क्या कहा, इनके मध्य आकर्षण बल, किनके मध्य आकर्षण बल, किनके मध्य आकर्षण बल, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल, है ना, इनके मध्य आकर्षण बल, ये इसी का रीजन कह सकते हो। तो इनके मध्य आकर्षण बल यानी कि ए के मध्य आकर्षण बल एवं बी के मध्य आकर्षण बल हो सकता है ए और बी के आकर्षण बल के बराबर हो। यानी कि ए में जितना आकर्षण बल था, बी में जितना आकर्षण बल था, हो सकता है ए और बी के बीच उतना ही आकर्षण बल हो। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आदर्श विलयन। यदि नहीं हुआ, हो सकता है ना भी हो सकता है ज्यादा हो जाए, यानी कि आकर्षण बल ए की तुलना में बी की तुलना में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो अणु क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। और यदि कम हुआ तो क्या हो जाएंगे, दूर में चले जाएंगे। तो बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं हो सकता। बराबर हुआ तो आदर्श विलयन, बराबर नहीं हुआ तो अनादर्श विलयन।
और एक पॉइंट इसी में लिख लेते हैं, चौथा पॉइंट, एक होता है डेल एस और एक होता है डेल जी, चौथा और पांचवा मतलब दोनों साथ ही लिख लो। डेल एस क्या होता है? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हो, किसी चीज के रैंडमनेस यानी कि अव्यवस्था की माप को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। क्या कहते हैं? एंट्रोपी। अब देखो विलयन में हमने क्या किया, पहले ए था, बी था, कम मॉलिक्यूल थे। यहाँ पर जैसे दोनों को मिलाया तो यहाँ पर क्या हो गया? ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए। ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो अस्त व्यस्त क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कह सकते हो कि अव्यवस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों को संभालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उधर भागे, बी उधर भागा, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अस्त व्यस्तता यानी कि कह सकते हो कि अव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो अव्यवस्था बढ़ जाएगी मतलब डेल एस का मान क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा। और डेल जी क्या बताता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, यानी कि कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताता है। कोई प्रोसेस स्वयं से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके विषय में बतलाता है। तो इसका जो मान है ये क्या होगा? 0 से छोटा होगा। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, 11th क्लास में था ये चीज। और ये दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि आइडियल के लिए भी और नॉन आइडियल के लिए भी, यानी कि आदर्श के लिए भी अनादर्श के लिए भी, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो चौथे पॉइंट से तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आदर्श और अनादर्श दोनों के लिए सेम है। और पांचवा पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो राउट के नियम से पहचान लोगे कि कौन पालन करता है, कौन पालन नहीं करता है ना? समझे बात को? चलो, तो हम इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, आदर्श विलयन के बारे में। इतनी बातों को नोट कर लीजिए। मिटाते हैं, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं आदर्श विलयन के बारे में, कि आदर्श विलयन को हम पहचानेंगे कैसे और ये आदर्श विलयन हमको मिलेगा कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये कैसे हमारे साथ बिहेव करेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। चलो तो पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन कौन? जो राउट के नियम का पालन करे। जो किसके नियम का पालन करे? राउट के नियम का पालन करे। राउट के नियम का पालन करे। ठीक है, राउट के नियम का क्या करे? पालन करे। फिर से वही चित्र बना लेते हैं। एक हमारे पास द्रव था ए ए ए ए, और दूसरा बात क्या था? दूसरा द्रव क्या था? बी बी बी। अच्छा, किसी का बी भी नहीं है यहाँ पर, बी 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 के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, और इनको मिला करके हमने क्या बनाया था? क्या बनाया था? विलयन बनाया था, जिसमें क्या थे? ए और बी के मॉलिक्यूल थे। ए और बी, ए बी, ए और 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 बी। ये क्या था हमारे पास? विलयन था। ये था क्या? शुद्ध द्रव ए था। शुद्ध द्रव ए था। ये क्या था? शुद्ध द्रव बी, शुद्ध द्रव बी था से। ठीक, हमने दोनों को मिलाया, दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया? विलयन बनाया। अब इनका आयतन मान लेते हैं कि V1 था, इनका आयतन मान लेते हैं कि V2 था, और इनका आयतन मान लेते हैं कितना था? Vf था। ठीक है, कितना था? Vf था। ठीक, तो यहाँ पर जो डेल V का मान है ना, पहला पॉइंट, इसका जो डेल V मिक्सिंग यानी कि दोनों को मिलाने के बाद इसका मान क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। डेल V का मान क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। आइडियल सॉल्यूशन जो राउट के नियम का पालन करता है, किसमें? सभी सांद्रता एवं सभी तापों पर। सभी सांद्रता एवं सभी तापों पर, ऐसा नहीं कि सर केवल एक ही ताप पर, सभी तापों पर, सभी तापों पर पालन करेगा। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट क्या कहा कि डेल V का जो मान है ये क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो डेल V का मान 0। अच्छा, इसको पहले नहीं लिखते, इसके बारे में पहले बाद में बात करते हैं। पहले हम इसका वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं। वेपर प्रेशर कहने का मतलब क्या कि इनका वाष्प दाब, यानी कि इनको गर्म करने पर जो वाष्प निकला वो, इनको गर्म करने पर जो वाष्प निकला वो, तो उनका वाष्प दाब, इनका वाष्प दाब, और इनको गर्म करने पर जो वाष्प बना उनका वाष्प दाब। तो हम कहते हैं कि हमारा जो P टोटल था, P टोटल है ना, P टोटल, ये हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया, यानी कि हमने इसको क्या किया? अवलोकन किया। कहाँ से अवलोकन किया आपने इसको? तो इसको हमने प्रयोगों से मापा, यानी कि हमने इसको कहाँ से निकाला? एक्सपेरिमेंट से। ये किसके इक्वल था? P नॉट ऑफ A इंटू जीटा A प्लस P नॉट B इंटू जीटा B के। और ये कहाँ से आ रहा था? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कहाँ से आता? राउट के नियम से। कहाँ से? राउट के नियम से। और इसको नापे कैसे हैं? तो मैनोमीटर होता है, उससे नापे हैं। मैनोमीटर जो दाब नापने का एक यंत्र होता है, यहाँ से नापे थे। तो ये कहाँ से आ रहा था? तो ये आ रहा था हमारे राउट के नियम से। और इसको हमने क्या किया? गणना किया। इसको हमने क्या किया? गणना किया, यानी कि कैलकुलेशन से आया ये। और ये कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से। तो हमने देखा कि हमने जो नापा था प्रयोगशाला में उसका दाब, और ये जो गणना किया हमने राउट के नियम से, इसका जो दाब था ये क्या आ रहा था? बराबर आ रहा था। तो ये क्या था? हमारे लिए आदर्श विलयन था। ये हमारा क्या था? पहला पॉइंट, यानी कि दोनों का जो वाष्प दाब था, यहाँ का वाष्प दाब ऐसा जो बन रहा था, उसका वाष्प दाब और इन दोनों का जो वाष्प दाब था, ये क्या था? आपस में
बराबर था। दूसरा पॉइंट क्या कहा मैंने, डेल वी मिक्सिंग का जो मान है, यानी कि इन दोनों को मिलाने के पश्चात मान लेते हैं कि इसका 20 ml था, कितना था 20 ml था, मान लेते हैं इसका 30 ml था, दोनों को मिलाया छपाक छुपुक करके, तो इनका जो आयतन आया वो कितना आया 50 ml। यानी कि यहाँ पर जो डेल वी मिक्सिंग का मान था, यानी कि Vf माइनस V1 प्लस V2, ये क्या आ रहा था 0 आ रहा था। यानी कि 50 में से इन दोनों को जोड़ोगे तो 50 में से 50 घटाओगे तो क्या आ रहा था 0 आ रहा था। अब इसका रीजन क्या है, यदि हम कहें तो यहाँ पर कह सकते हो कि इसके पास जितना आकर्षण बल था ए के बीच, यहाँ जितना बी के बीच आकर्षण बल था, उतना ही ए और बी के बीच भी क्या था आकर्षण बल था। समझो फिर से क्या कह रहा हूं मैं, ए के बीच जितना आकर्षण बल था, बी के बीच जितना आकर्षण बल था, उतना ही ए बी के बीच आकर्षण बल था, है ना। तभी तो कोई भी यहाँ पर आकर्षण नहीं हुआ। आकर्षण होता है यदि ज्यादा आकर्षण होता ए और बी की तुलना में, तो होता क्या कि ए और बी के अणु क्या हो जाते हैं पास आ जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाता डिक्रीज हो जाता। ये ए और बी ऐसा करके पास आता और वॉल्यूम क्या हो जाता डिक्रीज हो जाता, यानी कि डेल वी का मान 0 नहीं होता। तो यहाँ पर तो दोनों का मान क्या था बराबर था, यानी कि जितना बल इधर लग रहा था उतना ही बल ऐसा करके यहाँ पर लग रहा था। इस कारण से यहाँ पर क्या था वॉल्यूम का मान 0 आ रहा था। तो इसका रीजन आप ये कह सकते हो कि ए के बीच जितना आकर्षण बल था, बी के बीच जितना आकर्षण बल था, उतना ही ए बी के बीच भी क्या था आकर्षण बल था। आकर्षण बल क्या था एक समान था। सभी अणुओं के बीच जो आकर्षण बल था ये कैसा था एक समान था। ए के बीच बी के बीच जितना आकर्षण बल था, ए बी के बीच भी उतना ही आकर्षण बल था। इस कारण से वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, इस कारण से यहाँ पर प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, यानी कि बराबर निकला। तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा, डेल एच के बारे में कहा था। क्या कहा था डेल एच मिक्सिंग के बारे में कहा था, डेल एच मिक्सिंग के बारे में। और डेल एच मिक्सिंग का मान यहाँ देखिए कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन था ये भी क्या आ रहा था शून्य आ रहा था। अब ए को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लग रही थी, मैंने क्या कहा था डेल एच क्या है हमारा, देखो डेल एच का मान क्या होता है मैंने आपको बताया था, क्या होता है उष्मा उत्सर्जित या उष्मा, हाँ उत्सर्जित कह सकते हो, हीट रिलीज हुआ या उष्मा जो मुक्त हुआ वो, उष्मा जो मुक्त हुआ वो माइनस उष्मा जो क्या किया उसने अवशोषित किया वो, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज ऐसा भी कह सकते हो, अवशोषित हुआ वो उष्मा अवशोषित माइनस उष्मा मुक्त। यानी कि ए को समझो बात को, ए को तोड़ने में ए को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लग रही थी, मान के चलते हैं 20 जूल ऊर्जा या फिर 30 जूल ऊर्जा लग रही थी, ठीक है। और इधर बी को समझते हैं, तो बी को तोड़ने में मान के चलते हैं कि 20 जूल ऊर्जा लग रही थी। कितना ऊर्जा लग रहा था, ए को क्या करना था ब्रेकअप कराना था, तोड़ना था, इनके बीच ए को क्या करना था तोड़ना था। तोड़ने के बाद ही तो क्या बनेगा वाष्प बनेगा, और उसी का हम क्या करेंगे वाष्प पदार्थ निकालेंगे। तो ए को तोड़ने में मान के चलते हैं कि 20 जूल ऊर्जा लग रही थी, और वैसे ही बी को तोड़ने में लग रही थी मान के चलो 30 जूल। तो ए बी के बनने में 20 और 30 दोनों को मिला करके यानी कि कितनी ऊर्जा रिलीज हुई 50 जूल ऊर्जा रिलीज हुई। यानी कि एब्जॉर्ब हुआ कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सर 50 जूल हीट क्या हुआ अवशोषित हुआ, ठीक है। और 50 जूल ऊर्जा क्या हुआ यहाँ पर मुक्त हुआ। तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर 0, ठीक है। यानी कि ए और बी के बनने में यहाँ 50 जूल उष्मा क्या हुआ मुक्त हुआ, उष्मा क्या हुआ मुक्त हुआ, ठीक है। तो इस कारण से जितना बल इनके बीच लग रहा था उतना ही तोड़ने में तभी बराबर का बल आया। इस कारण से यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ उष्मा का अवशोषण का मान सेम आया, ठीक है। उष्मा का अवशोषण का मान क्या आया सेम आया। पांचवा पॉइंट तो आप जानते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल क्या है आकर्षण बल ए के बीच जितना आकर्षण बल था बी के बीच भी उतना ही आकर्षण बल था। यहाँ पर आप कह सकते हो एक और पॉइंट बना सकते हो, उतना ही ए और बी के बीच भी आकर्षण बल था, तभी वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। अब इसको इतना को नोट कर लो, समझ आया क्या कहा मैंने, डेल वी का मान 0 क्यों, क्योंकि जितना आकर्षण बल ए के बीच था उतना ही बी के बीच था, और उतना ही ए बी के बीच था। किसकी बी सर किसी की बी नहीं, ठीक है। डेल एच मिक्सिंग का मान भी क्या आ रहा था 0 आ रहा था, क्योंकि जितना उष्मा रिलीज हो रहा था उतना ही उष्मा क्या हो रहा था अवशोषित हो रहा था, इस कारण से मान बराबर हुआ। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल सभी का बराबर था, इस कारण से यहाँ पर कोई भी परिवर्तन देखने को हमको नहीं मिला। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, मिटाइए इसको, मतलब सर इसको पहले हम नोट कर लेते हैं फिर आप मिटाना आते हैं कुछ।
और ये कुछ और ये कुछ, ऐसा करके हम ग्राफ बनाए। यहाँ पर मानते हैं कि जीटा ए का वैल्यू क्या था, 0 था, और यहाँ पर जीटा ए का वैल्यू क्या था, 1 था। धीरे धीरे ए का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे धीरे धीरे प्यारे को बढ़ाना है, अरे कुछ नहीं, धीरे धीरे जीटा ए का वैल्यू बढ़ाना है। यहाँ जीटा बी का वैल्यू क्या था, 1 था, यहाँ जीटा बी का वैल्यू क्या था, 0 था। ठीक है, अब इसके बीच हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये मान लेते हैं कि क्या था, पी नॉट ए था। ठीक है, वहां पर एक बात और भी कर सकते थे सर, पी ए का जो मान आ रहा था वो पी नॉट ए जीटा ए के बराबर आ रहा था, और पी नॉट बी का जो मान था, सॉरी पी बी का जो मान था, ये पी नॉट बी जीटा बी के बराबर आ रहा था। ठीक है, आदर्श विलयन का ये पहचान। बोलो क्या पहचान, आदर्श विलयन की क्या पहचान, पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए, पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी सर। ठीक है, और इधर से यदि हम खींचे ग्राफ तो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट बी। ठीक है, और इनको मिलाने वाली रेखा ये हमारा क्या हो जाएगा, पी टी। ये क्या हो जाएगा हमारा पी टी, और पी टी बराबर क्या होता है, तो पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये राउट के नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। इसके लिए यदि आप बोले तो ये क्या है, पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए, और इधर हम कह सकते हैं पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी, इसके बराबर हो रहा है, पी नॉट बी जीटा बी के बराबर हो रहा है। अब ये तो हमारा था क्या, ग्राफ। इस ग्राफ से हमने पता लगा लिया कि ये राउट का नियम है, और ये आदर्श विलयन के लिए, किसके लिए है ये, आदर्श विलयन के लिए। आदर्श बच्चा है, आदर्श वत्स, जो आज्ञा प्रभु वाला बात। तो आदर्श विलयन के लिए जैसी आज्ञा राउट देगा वैसा ये नियम पालन करते जाएगा, यानी कि उसकी आज्ञा इसके लिए क्या होगा, पत्थर की लकीर सर, नहीं छोड़ेगा उसकी बातों को। तो इसका एग्जांपल बताइए सर, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल। चलिए, तो एग्जांपल क्या होते हैं, तो देखिए पहले हमारे पास क्या है, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल प्लस इथेनॉल। अब मिथेनॉल और इथेनॉल के बीच जो ध्रुवीय प्रकृति है, यानी कि इनके पास जो ध्रुव बनने की क्षमता है, CH3 प्लस OH माइनस C2H5 प्लस OH माइनस, यानी कि यहाँ जो ध्रुवीय प्रकृति है दोनों की क्या है, एक समान है। पहली बात, ये क्यों नियम का पालन करें, तो ध्रुवीय प्रकृति दोनों की कैसे, यानी कि पोलर नेचर कैसा है, दोनों का सेम है, एक समान है। ठीक है, और इथेनॉल और मिथेनॉल का जो साइज है ना, यानी कि इथेन और मीथेन का, ये भी लगभग क्या है, समान है। तो आकार लगभग क्या है, एक समान है, किसका, दोनों का। तो आकार लगभग क्या है ना, एकदम पूरा सेम नहीं है, लगभग समान है, एक समान है। इस कारण से भी क्या कर रहे हैं, इस नियम का पालन कर रहे हैं। यदि हम एक बार मिथेनॉल ले लेते हैं, दूसरी बार प्रोपेनॉल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकृति तो सेम हो जाएगा, किंतु साइज एक समान नहीं हो जाएगा, यानी कि प्रोपेनॉल का जो साइज है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वंडर वाल फोर्स जो यहाँ पर लग रहा था, वंडर वाल फोर्स के बारे में आप जानते होंगे, दो अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल, वंडर वाल फोर्स। तो दोनों का जो वंडर वाल फोर्स था ये लगभग क्या था, सेम था, इस कारण से इनका जो साइज था ये भी क्या था, लगभग समान था। दूसरा एग्जांपल यदि हम देना चाहें तो जैसे कि हम ले सकते हैं CH3Cl, और दूसरा हम ले सकते हैं CH3Br या C2H5Br कह सकते हो, है ना, CH3Cl प्लस कह सकते हो CH3Br। यहाँ दोनों का सेम साइज, ध्रुवीय प्रकृति भी सेम, CH3 प्लस Cl माइनस CH3 प्लस Br माइनस। और लेना चाहे तो और ले सकते हैं, जैसे कि C2H5Cl प्लस C2H5Br, यहाँ भी इनका पोलर नेचर सेम है, C2H5 प्लस Br माइनस Cl माइनस, यानी कि आकार तो सेम है ही है, पोलर नेचर भी क्या है, दोनों का सेम है। इस कारण से ये क्या करेंगे, राउट के नियम का पालन करेंगे। हाँ, यदि हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये राउट का नियम का पालन करेगा, जैसे कि हम लेते हैं C2H5Cl और दूसरी तरफ हम लेते हैं C2H5I, तो ये क्या राउट के नियम का पालन करेगा, जी नहीं, ये राउट के नियम का पालन नहीं करेगा। कारण क्या है कि ये जो Cl है और I के बीच का जो आकार है ना, ये काफी अंतर हो जाता है, यानी कि इनके साइज में क्या हो जाता है, असमानता आ जाती है, बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इस कारण से राउट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो राउट के नियम का पालन वो करेंगे जिनके बीच का जो वंडर वाल फोर्स, यानी कि जिनका आकार लगभग सेम होता है, जिनकी ध्रुवीय प्रकृति भी क्या होती है, लगभग एक समान होती है, वो पालन करेंगे। तो ये रहा हमारा आदर्श विलयन। अब हम चर्चा करेंगे अनादर्श विलयन की। हम पढ़े जा रहे हैं अनादर्श विलयन के बारे में। अनादर्श विलयन तो जो सभी तापों एवं सभी सांद्रता एवं
तापों पर, सांद्रता एवं सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन न करे, राउल्ट के नियम का पालन न करे, राउल्ट के नियम का पालन न करे, वो क्या है, वो बोलो कौन, अनादर्श विलयन। कौन हुआ, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन की परिभाषा, जो सभी सांद्रता एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन ना करे, राउल्ट के नियम का पालन ना करे, वो कौन, अनादर्श विलयन। अब इसकी कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ बातें, क्या बातें हैं सर? तो सबसे पहली बात है कि इसका जो पी टोटल, पी जो हमने ऑब्जर्व किया था वो, यानी कि हमने इसको एक्सपेरिमेंट से देखा था वो, है ना, जिसको हमने किससे देखा था, प्रयोगों से देखा था, है ना, ये इक्वल नहीं है किसके, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए पी नॉट बी जीटा बी के। और ये कहाँ से आया था, तो हमने बताया था कहाँ से आया था ये, बोलो बोलो कहाँ से आया हो, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। कैसे निकाले थे इसको, कैलकुलेशन से, यानी कि गणना करके निकाले थे। इसी में हम ये भी बोल सकते हैं कि सर हमारा जो पी ए का मान है ये भी इक्वल नहीं होगा किसके, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए। बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं कि पी बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी नॉट ऑफ ई जीटा बी, पी नॉट ऑफ बी जीटा बी के बराबर नहीं होगा। यानी कि ये भी कहां से आएंगे, ऑब्जर्वेशन से, यानी कि कैलकुलेशन से नहीं, ये भी कहां से आएगा, ऑब्जर्वेशन से, प्रयोगों से। और यह कहां से आएगा, कैलकुलेशन से। कहां से आएगा, कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन से आएंगे, कैलकुलेशन से आएंगे, ठीक। यानी कि प्रेशर बराबर नहीं हुआ, हो सकता है प्रेशर ज्यादा हो गया हो सकता है वाष्प ज्यादा बन गया ऐसे करके, हो सकता है प्रेशर कम बन गया हो। देखेंगे आगे क्या हुआ, यही तो जानकारी लेनी है अपने को, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं इसे। दूसरी बात, डेल वी मिक्सिंग का जो मान है, डेल वी मिक्सिंग यानी कि मिलाने के पश्चात जो आयतन में परिवर्तन था वो भी 0 के बराबर नहीं था। हो सकता हो आयतन बढ़ गया हो सकता हो आयतन कम हो गया हो, मतलब 20 और 30 ml को मिलाने के बाद हो सकता है वो 40 ml हो गया हो सकता है वो 60 ml हो गया हो, ये तो पढ़ने पर जानकारी मिलेगी। यानी कि यहाँ पर भी डेल वी का मान 0 नहीं होगा, डेल वी का मान 0 नहीं होगा, ठीक है, डेल वी का मान 0 नहीं होगा। हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन 0 नहीं होगा। तीसरी बात, डेल एच मिक्सिंग का जो मान है, यानी कि ये जो हम मिलाने के पश्चात निकालते थे, क्या निकालते थे, हीट निकालते थे बच्चे, हीट। तो हीट जो निकाल रहे थे ये भी 0 के बराबर नहीं है। यानी कि ये भी हो सकता है ज्यादा निकल जाए, हो सकता है कम निकले, यानी कि उष्मा जो तोड़ने में लगी ऊर्जा थी, यानी कि उष्मा जो तोड़ने में लग रहा था वो हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है बनने में ज्यादा ऊर्जा निकल जाए, दोनों बातें हो सकती है, इसके भी ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट पॉइंट, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल, आकर्षण बल किन के मध्य, अणुओं के मध्य, इसी को आप ऐसे शॉर्टकट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो। किसके बीच, ए या बी के बीच जो इंटरैक्शन था, यानी कि जो आकर्षण बल था, ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल, हो सकता है बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये भी बराबर नहीं थे किसके, ए और बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के। ए और बी के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल था, ये ए के बीच और बी के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल था, इसके बराबर नहीं था। अब हो सकता है ये भी ज्यादा हो जाए, हो सकता है ये कम भी हो जाए, ये हम चर्चा करेंगे अभी। तो समझ आया इन चारों बातों से। पांचवा पॉइंट तो आप सभी ही जानते हो कि डेल एस का मान सबसे रहेगा, उसके लिए तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उससे हमको पता नहीं चल रहा है कि राउल्ट का नियम पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सभी के लिए सेम था। तो हमारा जो अनादर्श विलयन है ये 2 टाइप का होता है। अनादर्श जो विलयन होता है ये कैसा होता है, 2 टाइप का से 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। धनात्मक विचलन मतलब हमने जिसने सोचा था, हमने ये सोचा था, क्या सोचा था कि हम ऐसे साइंस लेकर के ऐसा विलयन पढ़ेंगे, तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि सर कि हमने जो प्रेशर सोचा था, यानी कि कैलकुलेशन से जो राउल्ट के नियम से निकाले थे, उसके प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। समझाते हैं क्या कह रहे हैं। तो धनात्मक विचलन मतलब अपने मार्ग से भटक चुका है, वो अपने मार्ग से क्या हो चुका है, भटक चुका है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कहां से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शन करने वाले या प्रदर्शित करने वाले एक टाइप 1 कह सकते हैं,
दूसरी ओर हमारे पास क्या है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक, मतलब हमने जो सोचा था वो कम निकला, करना से ज्यादा आ गया। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन यानी कि निगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले ये होंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ठीक है, इन दोनों के विषय में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के बारे में। तो इतनी बातों को नोट करें, फिर मिटाते हैं करने वाले अनादर्श विलयन, जो क्या कर रहे हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, ऋणात्मक विचलन दिखा रहे हैं, प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली बात कौन सी बात कि कौन से क्राइटेरिया से आप डिसाइड करोगे कि वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करना है। तो हमने पहले बताया कि पी टोटल यानी कि जो हमने निकाला था कहां से, ऑब्जर्वेशन से, यानी कि कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट से, है ना, कहां से निकाले थे, एक्सपेरिमेंट से। ये जो है ये क्या हो रहा था, कम आ रहा था, किससे कम आ रहा था, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। यानी कि जो कुल प्रेशर था, हमने जो क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके जो लैब में हमने निकाला था उसका जो वैल्यू था, ये क्या आ रहा था, गणना किया, राउल्ट के नियम से हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया, सूत्र में रखकर मान रख करके हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया। उस कैलकुलेशन के वैल्यू से क्या आ रहा था, कम आ रहा था, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कम आया, सोच से कम आया, हमारे सोच से क्या आया, कम आया। यानी कि ये भी कह सकते हैं हम क्या कि P ऑफ A का जो वैल्यू है ये भी छोटा होगा, किससे, P नॉट ऑफ A जीटा B से। ऐसे में ये भी कह सकता हूँ कि P B भी छोटा होगा, किससे, P नॉट B जीटा B से। यानी कि जो प्रेशर बन रहा था पहले, यानी कि राउल्ट के नियम से, कैलकुलेशन से, वो क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, और हम जो निकाल रहे थे एक्सपेरिमेंट करके वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ये कहां से आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से। ये कहां से आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब कैलकुलेशन से, यानी कि एक्सपेरिमेंट के तब से आया था। ठीक है, दूसरी बात क्या कि डेल वी का जो मान है, यानी कि जो मिक्सिंग का मान है, ये भी क्या हो रहा था, जीरो से छोटा हो रहा था। जीरो से छोटा हो रहा था मतलब क्या हो रहा था, मान इसका निगेटिव में जा रहा था। निगेटिव में जा रहा था मतलब जैसे कि मैं समझाऊं, यहाँ पर मेरे पास क्या था, ए के मॉलिक्यूल थे, ए ए ए ए ए, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या था, प्योर बी था, प्योर बी 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 था। और इन दोनों को हमने क्या किया था, मिलाया था, और मिलाने के बाद क्या निकला था, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। ए और बी दोनों थे यहाँ पर। अब हमने सोचा था कि मान के चलते हैं कि क्या कि इसके पास मान लो 20 ml थे, इसके पास मान लो कितने थे, 30 ml थे। हमने सोचा दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाने के बाद हो सकता है हमारे पास जो रचना था वो 50 ml आता। कब आता, जब ए के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स और बी के बीच मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स और ए बी के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था ये बराबर होता, तब जरूर होता कि 50 ml होता। किंतु अभी मैं कह रहा हूं क्या है इसका मान, ए बी का जो इनको 20 और 30 को मिलाने पर इसका जो मान आया ये कितना है, 40 ml। एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर 40 ml ही होगा, हो सकता है कुछ और हो, हम समझाने के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ ऐसा क्या कि ये 40 ml हो गया। मतलब कहने का अर्थ था, पहले ए का मॉलिक्यूल था, बी का मॉलिक्यूल था, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या था, ज्यादा था कि कम था, कम था। किसकी तुलना में, ए बी की तुलना में। तो ए बी ने क्या किया कि ए और बी ऐसे अलग अलग थे, दोनों को मिलाया तो दोनों के मॉलिक्यूल क्या हो गया, पास पास आ गया, ऐसा करके पास आ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। भाई पास आएंगे, पहले यहाँ थे, पास आएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, जगह कम घेरेगा, तो आयतन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सर अट्रैक्शन फोर्स का खेल है। किसका खेल है, अट्रैक्शन फोर्स का। यानी कि ए के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था, बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था, ये किससे कम था, ए बी के अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि यहां आकर्षण बल क्या हो गया, आकर्षण बल प्रबल हो गया, किनकी तुलना में, इनकी तुलना में, ए और बी की तुलना में। यहां आकर्षण बल क्या हो गया, दुर्बल हो गया, यहां आकर्षण बल क्या हो गया, दुर्बल हो गया। तभी तो ये क्या थे, दूर दूर में थे, और वो क्या था, पास में था। ठीक है, पास वो आने लगे जरा, यानी कि पास आने लग गए। तो पास आने से क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम मतलब आयतन कम हो गया। ठीक है, अब आयतन यानी कि क्या हुआ, अब देखो ए और बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा
अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो सर उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ऊर्जा देनी पड़ेगी तो टूटेगा नहीं, तो वाष्प बनेगा नहीं, और वाष्प बनेगा नहीं तो वाष्प दाब होगा नहीं। तो इसी कारण से देखो मैंने लिखा वाष्प दाब क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि ए और बी क्या थे, एकदम से जुड़ गए थे सर, एकदम जुड़ गए थे, आकर्षण बल ज्यादा हो गया था, तोड़ने में टूट नहीं रहा था, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसा करके ये लोग नहीं टूट रहे थे। नहीं टूटने के कारण वाष्प कम बना, वाष्प कम बनने से वाष्प दाब कम हुआ। इस कारण से यहाँ पर हमने जो लिखा वो बातें यहाँ पर लागू होती है। कारण कौन था, ये था। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा, डेल एच के बारे में कहा था, डेल एच, डेल एच, इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा कहने का मतलब क्या, इसका भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर एच का मान, डेल एच का मान कहो चाहे एच का मान कहो, एच का मान यदि निगेटिव आता है, एच का मान यदि क्या आता है, निगेटिव आता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं उष्माक्षेपी, यानी कि उष्मा क्या होता है, मुक्त होता है। अरे पढ़े होंगे 11वीं में थर्मोडायनेमिक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यानी कि उष्माक्षेपी उष्माशोषी के बारे में, तो वहां पर आप जाने होंगे कि डेल एच का मान कैसे होता है। तो यदि एच का मान पॉजिटिव आता है तो ये क्या कहलाता है, उष्माशोषी, यानी कि उष्मा क्या होता है यहाँ पर, ग्रहण होता है, उष्मा क्या होता है यहाँ पर, ग्रहण होता है, यहाँ क्या होता है, उष्मा मुक्त होता है। तो यही बस थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी जगह देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, सेम था। तो डेल एच का मान जीरो से छोटा हो रहा है, कहने का मतलब है कि डेल एच का मान निगेटिव है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या कि ए को तोड़ने में लगी ऊर्जा, मान ले चाहते हैं कि ए को तोड़ने में लगी ऊर्जा, मान लो इसका 30 जूल है, बी को तोड़ने में लगी ऊर्जा, मान के चलते हैं ये भी 40 जूल था। ठीक है, तो टोटल इन दोनों को उष्मा, यानी कि इनको तोड़ने में जो लगी उष्मा थी ये कितना थी, 70 जूल थी। कितनी थी, 70 जूल थी। और ए और बी के बनने के बाद, यानी कि ए और बी के बनने के बाद क्या हुआ, इससे ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो गया, यानी कि 80 जूल ऊर्जा क्या हो गया, मुक्त हो गया। 80 जूल ऊर्जा क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो 80 जूल ऊर्जा मुक्त हुआ, यानी कि ये क्या था, ये कम था, ये क्या था, ज्यादा था। तोड़ने में जितना ऊर्जा लग रहा था वो कम था अपेक्षाकृत किसके, बनने में लगी ऊर्जा से, यानी कि बनने में जो उष्मा मुक्त हुई वो क्या थी, ज्यादा थी। यानी कि इनको बना तो करके उष्मा निकला, उष्मा ज्यादा निकला किनकी तुलना में, इनकी तुलना में। तो उष्मा निकलने के कारण यहाँ पर क्या था कि ये प्रोसेस क्या कहलाया, उष्माक्षेपी कहलाया। क्या कहलाया, उष्माक्षेपी। यहाँ पर ये ऐसा निगेटिव मत कहना कि सर 70 में 80 घटाए, 80 में 70 घटाए, ये मत कहो। बनने में उष्मा जो मुक्त हुई वो 80 जूल थी, तोड़ने में जो उष्मा लगी वो कितनी थी, 70 जूल थी। तो कौन ज्यादा था, 80 जूल की 70 जूल, तो 80 जूल ज्यादा था, तो इस कारण से प्रोसेस क्या हुआ, उष्माक्षेपी हुआ। क्या हुआ, उष्माक्षेपी। ठीक, तो ऋणात्मक विचलन होना क्या हुआ हमारा, उष्माक्षेपी, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, यानी कि जो उष्मा अवशोषण था, उष्मा का जो अवशोषण था यह क्या था, कम था, किनकी तुलना में, उष्मा जो मुक्त हो रहा था उसकी तुलना में। यानी कि ज्यादा उष्मा क्या हो रहा था, मुक्त हो रहा था, और कम उसमें क्या हो रहा था, अवशोषण हो रहा था, तोड़ने में कम ऊर्जा लगी थी। क्यों, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल क्या है, कमजोर है। आकर्षण बल कमजोर है, इस कारण से क्या हुआ, आकर्षण बल कमजोर है, इस कारण से क्या हुआ, जल्दी टूट गया। आकर्षण बल ज्यादा मजबूत था, तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा, तो ज्यादा ऊर्जा मतलब ज्यादा उष्मा निकलेगा, उससे बनने में ज्यादा उष्मा निकलेगा। ठीक है, नोट करें इतनी बातों को, नोट कर लो इतनी बातों को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हो चौथे में। चौथा पॉइंट डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमने बता दिया है आपको, वही चीजें हैं, वहां पर भी चौथा पॉइंट में ऐसे लिखेंगे। अब इसका यदि हम ग्राफ देखना चाहें तो इसका जो ग्राफ है ये कैसा होगा, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। पहले इतना लिख लो, नोट कर लो, चलिए बनाए। चलो, तो ये बनाए कुछ, ये बनाए कुछ, और ये बनाए कुछ कुछ कुछ। यहाँ पर कुछ कुछ से हमने ग्राफ बना लिया, किसके लिए, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ जीटा ए का वैल्यू क्या था, 0। ठीक है, और यहाँ जीटा बी का वैल्यू क्या था, 1 था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जीटा ए का वैल्यू क्या होता गया, बढ़ता गया। तो जीटा ए का वैल्यू क्या हो गया, 1, और यहाँ जीटा बी का वैल्यू क्या हो गया, 0। जीटा बी का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो हमने सोचा था कि क्या कि जीटा ए का जो वैल्यू है ये 1 होने से इसका मान क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया पी नॉट ए का वैल्यू, और ये क्या था हमारे लिए, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, तो ये क्या था अपने लिए, पी नॉट बी का वैल्यू। यहाँ पर क्या था हमारे पास, पी नॉट बी का वैल्यू, ये और पी नॉट इनको मिलाने वाला, ये मिलाने वाला इनको, तो ये हो गया हमारा पी टोटल। और पी टोटल का मान जानते हैं आप क्या है ना, ये पी ए का मान है, ये किसका मान है, पी ए का मान है, और ये किसका मान है, पी बी का मान है। ये कौन था, पी ए का था, ये किसका था, तो पी बी का था। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर यदि ये सेम सेम ऐसे इसी लाइन में जाता तो क्या होता, आदर्श विलयन होता।
अब चूंकि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि इस मार्ग से भटकेगा तो इस मार्ग से भटकेगा तो कैसे जाएगा, नीचे नीचे जाएगा ऐसे, है ना। इसके लिए भी बना लीजिए ऐसा नीचे, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ मिल गया, ठीक, ये भी थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक। और इसको भी मिला लीजिए ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ को ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। तो यहाँ पी ए का जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन है किसके, पी नॉट ए जीटा ए के। यहाँ पी बी का जो वैल्यू है ये लेस देन है किसके, पी नॉट बी जीटा बी के। और यहाँ पी टोटल लेस देन है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के, पी नॉट बी जीटा बी के, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यदि हमको कहा जाए, एग्जांपल उदाहरण, एग्जांपल तो इसके एग्जांपल क्या होंगे। तो इसके एग्जांपल है हमारे पास, पहला एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल देखें, चलो देखो क्या कह रहा है। पहला एग्जांपल है हमारे पास CHCl3 और प्लस C एसीटोन, यानी कि एक है हमारे पास क्लोरोफॉर्म के बारे में जानते हैं, जिसको सुंघाने से व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है, बेहोश हो जाता है। शायद किसी दिन आपको भी सुंघा देंगे, शायद आप भी बहुत पढ़ा रहे हो, हमको बहुत ज्यादा ही पढ़ा रहे हो। तो CHCl3 और CH3CO यानी कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में रिएक्शन। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि सर ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने लग गया, इसके बारे में सीखते हैं। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बना है तो ये हमारे पास CHCl3 यानी कि ये हुआ हमारा CHCl3। तो हम जानते हैं कि सर Cl क्या होता है, इसमें ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं सर। तो कार्बन बेचारा महसूस करेगा कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, बेचारा टाइप का महसूस करेगा। वो देखा हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन, तो वो कहेगा, हाइड्रोजन को धमकाएगा, तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको किसको देगा, किसको दे देगा, कार्बन को देने का प्रयास करेगा, यानी कि इसके ऊपर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और इधर बैठा है हमारे पास कौन, एसीटोन CH3, इधर CH3, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास होता है एक लोन पेयर, आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब बेचारा हाइड्रोजन क्या था, थोड़ा प्लस प्लस से महसूस कर रहा था, डरा डरा सा महसूस कर रहा था, सर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, उसके पास क्या थे, लोन पेयर थे। तो इस ऑक्सीजन ने उसको क्या किया, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको भेंट करना चाहा, ठीक है। क्या करना चाहा, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भेंट करना चाहा, यानी कि उसको देना चाहा। तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले इनके बीच क्या था, वैन डर वाल्स फोर्स, इनके बीच क्या था, वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स कमजोर होता है किसकी तुलना में, हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आयतन कम हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इनकी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, कौन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप ऐसा कह सकते हो कि हम लेते हैं CHX3, जहां X का वैल्यू क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन युक्त कोई समूह, है ना, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन युक्त कोई समूह। यदि ये दोनों हुए तो ये क्या करेंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। एग्जांपल जैसे कि मैं लेता हूँ CHCl3 फिर से ले लेते हैं, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं C2H5NH2 यानी कि एथिलमीन, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा जो क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन को देना चाहेगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। और यदि दूसरा एग्जांपल देना चाहे तो सर बेस्ट एग्जांपल इसका, और यदि हम कहें तो हमारे पास होता है प्रबल अम्ल, यानी कि प्रबल अम्ल, और वाटर यानी कि जल का जो मिक्सचर होता है, ये भी क्या होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होता है, इसका एग्जांपल हो सकता है। तो जैसे कि हमारे पास HCl है प्लस H2O है, दूसरा H2SO4 है प्लस H2O है, और जैसे कि HNO3 है प्लस H2O है, और भी ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, नोट करो इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ेंगे। जा रहे हैं हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, है ना, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका क्राइटेरिया क्या नापेंगे हम, तो यहाँ पर क्राइटेरिया फिर से वही रहेगा, क्या, पी टोटल का जो वैल्यू है,
पी टोटल का जो वैल्यू है ना, ये पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, पी नॉट बी जीटा बी के वैल्यू से क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि इस बार हमारे सोच से अधिक क्या करेगा, ये प्रेशर दिखाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जर्व प्रेशर है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट से आपने निकाला वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। कहाँ से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से जो ज्ञात किया आपने, राउल्ट के नियम से जो ज्ञात किया उनसे। यानी कि ये भी मैं कह सकता हूँ क्या कि पी ए का जो वैल्यू है ये भी अधिक होगा, किससे, पी नॉट ए जीटा ए से, या पी बी का जो वैल्यू है ये भी किससे अधिक होगा, पी नॉट बी जीटा बी से, पी नॉट बी जीटा बी से। ठीक है, पी नॉट बी जीटा बी से अधिक होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, पी नॉट बी। यानी कि ये सब ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है ये क्या होगा, अधिक होगा। किससे, कैलकुलेशन से, किससे, कैलकुलेशन से। ठीक, किसके से, कैलकुलेशन से। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा जो डेल वी का मान है, यानी कि जो मिक्सिंग के बाद जो आयतन में परिवर्तन हो रहा था उसका जो मान है, ये क्या होगा, ये 0 से अधिक होगा। ये क्या होगा, 0 से अधिक होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास ए का लिक्विड था, ये ए का लिक्विड था, और क्या था मेरे पास, बी का लिक्विड था, बी का सॉरी लिक्विड कहते हैं, बी लिक्विड का मॉलिक्यूल था। इन दोनों को मैंने मिलाया, दोनों को मैंने क्या किया, मिलाया। मिलाने के बाद क्या बना, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, ए और बी। अब हम कहते हैं कि मान लो इसके अंदर हमने मिलाया 30 ml और इसके अंदर हमने मिलाया मान लो 40 ml, और दोनों को मिलाने के पश्चात आना चाहिए था कितना, 70 ml। यदि आदर्श होता तो कितना आता, 70 ml। बट ये आदर्श विलयन नहीं है, ये क्या है, अनादर्श विलयन है। कैसा विलयन है, अनादर्श विलयन है। यानी कि इसका जो वैल्यू है हम जो सोचे थे 70 आना चाहिए था, ये उससे अधिक आ रहा है। यानी कि कितना आ रहा है, 80 ml। ये एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल। 30 ml, 40 ml, 50 ml तो 70 ml होना चाहिए, लेकिन वो क्या आ रहा है, 80 ml। तो इसके पीछे का रीजन ढूंढा गया, तो इसको भी एक पॉइंट बोल सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है सर, अब इसके पीछे का रीजन ये बोला गया कि ए के बीच जो इंटरेक्शन थे, यानी कि जो परस्पर क्रिया थी, यानी कि ए के बीच जो आकर्षण बल था, ए के बीच जो आकर्षण बल था, या आप कह सकते हो इंटरेक्शन था, परस्पर क्रिया था, या इंटरेक्शन लिख लो, है ना, ए या ऐसा लिख लो, ए या बी के बीच जो आकर्षण बल था, या फिर आप कहो इंटरैक्शन था। इंटरैक्शन मतलब परस्पर क्रिया, इंटरैक्शन मतलब क्या, परस्पर क्रिया। वो क्या था, अधिक था। किनकी तुलना में, ए बी की तुलना में। ए बी के इंटरैक्शन से क्या था, ये अधिक था। इंटरैक्शन से क्या था, ये अधिक था। समझो बात को, क्या कह रहे हैं, यानी कि ए के बीच आकर्षण बल और बी के बीच आकर्षण बल क्या था, ज्यादा था। ये पास थे, जबकि ए और बी को मिलाया तो क्या थे, दो थे, ऐसे करके दो ऐसे, है ना। तो मिलाने पर क्या हो गया, फैल गया एकदम ऐसे, है ना। तो क्या हो गया, फैल गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो मतलब क्या, आयतन बढ़ गया। जैसे समझो, जैसे कि मेरे पास क्या था, ए का बीच ऐसा, इनके बीच इतनी दूरी थी, और मान के चलता हूँ कि बी के बीच भी कितनी दूरी थी, इतनी दूरी थी। जब दोनों को मिलाया तो ए और बी के बीच की जो दूरी थी ये कुछ इस प्रकार से क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि आयतन में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। यानी कि इनके बीच का जो आकर्षण बल है ये क्या हो गया, दुर्बल हो गया। दुर्बल होने से क्या होगा, ये फैल गए। ठीक है, अब दुर्बल हो गए तो फैल गए, तो जब इनको मैं गर्म करूंगा तो जो इसके पास कम आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, पहले जल्दी टूटेगा वही, और वही टूट करके क्या करेगा, जल्दी वाष्प बनाएगा, करके उड़ेगा ऐसा। तो वो ज्यादा वाष्प बनाएगा, और जो ज्यादा वाष्प बनाएगा उसी का तो वाष्प दाब ज्यादा होगा ना जी। जो ज्यादा वाष्प बनाएगा उसी का वाष्प दाब अधिक होगा। और ए और बी के बीच आकर्षण बल ज्यादा है, तो वो छोड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अंबुजा सीमेंट से जो बनी है ऐसा कहते हैं ना, तो वैसा वो टूटेगा नहीं तो क्या होगा, वो वाष्प नहीं बनेगा। वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आपने ये लिखा कि पी ए का जो वैल्यू है ये पी नॉट ए जीटा ए से अधिक है, पी बी का जो वैल्यू है ये भी पी नॉट बी जीटा बी से क्या है, अधिक है। ठीक, दोनों पॉइंट समझ आए। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे हम, तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर जो इनके बीच क्या बोल सकते हैं, डेल एच का जो मान था, डेल एच मिक्सिंग का जो मान था ये क्या था, 0 से बड़ा था। यानी कि इसका मान कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो यानी कि कहने का मतलब, यानी कि नहीं यार, मतलब समझो इसका बात कहने का क्या कह रहा है कि ए को या बी को तोड़ने में, ए को तोड़ने में या बी को तोड़ने में मान के चलते हैं कि उसमें ज्यादा लग रही थी, किनकी अपेक्षा में, ए बी को तोड़ने की अपेक्षा में। क्यों, क्योंकि इनके बीच दुर्बल बल था।
दुर्बल बंध था तो तोड़ने में आसानी होगी, तोड़ेगा सॉरी तोड़ेंगे क्या कहते हैं, बनने में यानी कि आकर्षण बल कमजोर था तो जल्दी बन गए, आसानी से आ गए, आसानी से आ गए मतलब आकर्षण बल कम था तो ऊष्मा कम मुक्त हुआ। तो इसके बनने में क्या हुआ, ऊष्मा जो मुक्त हुआ, बनने में जो ऊष्मा क्या हुआ, मुक्त हुआ। और इनके बनने में या इनको तोड़ने में जो ऊष्मा क्या हुआ, अवशोषित हुआ या ग्रहण किया गया या लगी, ऊष्मा क्या हुआ, अवशोषित हुआ। इसने ऊष्मा को क्या किया, खा गया, ऊष्मा को मैं खा लिया। तो जो अवशोषित थी वो क्या थी, ज्यादा थी, किससे, मुक्त होने वाले से। यानी कि जो अवशोषित ऊष्मा थी, यानी कि यह प्रोसेस कैसा हो गया हमारा, ऊष्मा कहाँ गया ये, तो ये जो प्रोसेस है ये कैसा हुआ, ऊष्मा शोषी, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा का जो अवशोषण था ये ज्यादा हो रहा था किसकी तुलना में, ऊष्मा के मुक्त होने से। यानी कि ये कमजोर बल था तो ऊष्मा भी कम ही निकलेगा, ज्यादा बल रहेगा तो तोड़ने में ज्यादा, यानी कि ज्यादा आकर्षण बल हुआ तो उसको तोड़ने में ज्यादा ऊष्मा लगेगी। तो यहाँ अवशोषण ऊष्मा का मान ज्यादा था अपेक्षाकृत किसके, ऊष्मा को निकलने के, उत्सर्जन के। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आकर्षण बल के बारे में बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैं भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर चाहो तो और लिख सकते हो चौथा पॉइंट करके। क्या कि सर ए के बीच जो आकर्षण बल था, बी के बीच जो आकर्षण बल था, ये ए बी के आकर्षण बल से क्या था, अधिक था। यहाँ आकर्षण बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ आकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आकर्षण बल का मान क्या है, कम हो रहा है। यानी कि अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतनी बातों को नोट करें, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे और इसको फिर समाप्त करेंगे सर। इसको फिर क्या करेंगे, समाप्त की ओर ले चलेंगे, समाप्ति की ओर ले चलेंगे। चलो मिटाऊं इसको, चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, लिख ले हो। दिल का मामला है, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किस की हमें लग गई है नजर। चलिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं मिटा करके सबको। तो चलो बनाए ग्राफ, ये हमारा कुछ सा ग्राफ बनाए सर, कुछ। तो यहाँ जीटा का वैल्यू 0, यहाँ जीटा का वैल्यू 1, यहाँ जीटा बी का वैल्यू 1, यहाँ जीटा बी का वैल्यू 0, क्या 0। तो इसको ग्राफ बनाए तो ये हुआ हमारे पास कौन, P0 A, और इधर हम जाए तो ये क्या हो गया हमारे पास P0 B, और इन दोनों को मिलाने वाला PT। ठीक है, अब हमारा जो विलयन है ये ऐसी यदि होता तो ये क्या कहलाता, आदर्श विलयन कहलाता। लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये कैसे धनात्मक विलयन, धनात्मक मतलब इससे ऊपर का सोच, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर का सोच है, यानी कि धनात्मक सोचा। और यहाँ पर हम एक बोल सकते हैं इस ग्राफ के लिए कि P A का जो मान है ये P0 A जीटा A के वैल्यू से क्या है, अधिक है। यहाँ पर इसको भी बोल सकते हो कि P0 A का जो यहाँ पर P0 B का जो मान है, सॉरी P B का जो मान है ये P0 B जीटा B से क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर इसको भी बोल सकते हो क्या कि P टोटल का जो मान है ये किससे अधिक है, P0 A जीटा A प्लस P0 B जीटा B से क्या है, अधिक है। यहाँ पर विलयन का जो मान है ये क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया तो ये क्या हो गया, ऊंचा उठने लगा, वाष्प पदार्थ ज्यादा बना। तो वाष्प पदार्थ ज्यादा बना तो इस कारण से हमने यहाँ पर क्या दिखाया, ऊपर दिखाया, वाष्प पदार्थ ऊपर बन रहा है ना। ग्राफ क्या बन रहा है, ऊपर। इसके पहले वाले में क्या बन रहा था, वाष्प पदार्थ कम हो रहा था, तो हमारे पास जो वाष्प था वो कम था, तो वाष्प पदार्थ क्या बन रहा था, नीचे बन रहा था। अब इसका एग्जाम्पल यदि हम कहें तो एग्जाम्पल्स, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या कह सकते हो आप, चलो बताओ। एग्जाम्पल तो देखो सबसे पहले हमारे पास देखो, हमारे पास क्या था, H2O था। अब H2O में आप सभी जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भर के होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ज्यादा इनके पास क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होगा। अब इस आकर्षण बल में आप कोई ऐसा व्यक्ति डाल दो या ऐसा क्या डाल दें, विलयन डाल दे या ऐसा कुछ द्रव डाल दे जो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दे, कमजोर कर दे। जैसे कि हम कहें बेंजीन, तो बेंजीन क्या हो जाएगा, इसके बीच घुस करके क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, जिससे कि इनके बीच क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है, इनके बीच क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, इसमें मिक्स करके वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर कर देगा, इससे आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा
दूसरा एग्जांपल जैसे कहें, दूसरा एग्जांपल कहें जैसे, दूसरा एग्जांपल ये भी कह सकते हैं कि सर H2O प्लस C6H5CH3 यानी कि टोलुइन, किसका मान, टोलुइन का मान। तीसरा में इसी में एग्जांपल यदि हम कहें तो C6H5 प्लस CH3OH, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हैं ये भी ले सकते हो, CH3OH ले लिया और इधर ले लिया मैंने क्या, बेंजीन, ठीक है, क्या ले लिया, बेंजीन। चौथा हम ले सकते हैं किसके बारे में, C2H5OH और क्या, टोलुइन C6H5CH3, इसके बारे में। तो ये हुआ हमारा टोलुइन, ठीक है। अब इसके दो टाइप बनते हैं, यदि हम बात करें तो इसके दो टाइप और बनते हैं, ग्राफ यदि हम बताएं उसको भी तो टाइप 1 टाइप 2 करके, लेकिन वो क्या होता है कि स्थिर क्वासी मिश्रण यानी कि एक और टॉपिक आएगा इसके अंतर्गत, उसके लिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक अलग सा लेक्चर बनाएंगे, उसके ग्राफ को हम समझेंगे। अभी इतना जितना था मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पर हमारे पर यह जो विलियम का जो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जेईई नीट कंपटीशन एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री होता है, हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। तो आगे पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।